सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के महत्वपूर्ण नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान सईराम जी जाखड़ साथ लहरा। अध्याय 25 राजस्थान, जनसंख्या व जनजातियां। जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन द्वारा राज्य में उत्पादन के लिए कुल मानव शक्ति तथा उसके लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। भारत में जनगणना संघ सूची का विषय है जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई और नवीनतम जनगणना 2011 में की गई थी, जो स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम व जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। उसके बाद में राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है तथा कुल जनसंख्या का 5.66% पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। 2011 में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21% रही, जो भारत के औसत 17.7% से काफी अधिक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में 32.50% रही, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर जिले में 10% रही। राजस्थान में लिंगानुपात है वो 928 है, जो देश के लिंगानुपात 940 से 12 कम है। बात आती है राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 67.06% है और सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत कोटा जिले में 76.60% व सबसे कम साक्षरता जालोर जिले में 54.90% है। जनसंख्या वितरण की बात करें तो जनसंख्या वितरण से तात्पर्य क्या है? देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं। राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। राज्य के पूर्वी मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या वो बिखरे जल स्रोतों के चारों तरफ केंद्रीय है। इस प्रकार अलग अलग रूपों में जनसमूह पाया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में देखते हैं धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति तथा सिंचाई सुविधा। दूसरा होता है आर्थिक कारक, जिसमें खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास आदि तथा परिवहन की सुविधाएं। अगला आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, विस्थापन तथा श्रम का प्रवास। उसके बाद में आता है राजनीतिक कारक। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधि में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म, मृत्यु तथा प्रवास प्रमुख है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है। इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में बांटा जा सकता है। अलग अलग है। पहला है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल 1901 से 1941 तक, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल 1941 से 1971 तक, तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल 1971 के बाद। 20वीं सदी के आरंभ में राजस्थान की जनसंख्या 1 करोड़ थी और जिसे 2 करोड़ होने में 65 वर्षों का समय लगा, जबकि इसे 6 करोड़ होने में मात्र 7 वर्ष लगे। तो राजस्थान में
हुई दशकीय वृद्धि के आंकड़ों के अनुसार 26% से अधिक वृद्धि दर वाले जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर तथा जालोर है, जबकि 16% से कम वृद्धि दर वाले राज्यों में गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी आदि जिले रहे हैं। जनगणना वर्ष 1921 एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि में कमी दर्ज की गई थी। 1921 के अंतर्गत बात आती है जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की या व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय जिले का जनसंख्या घनत्व काफी कम है। राज्य के 18 जिले हैं जिनका घनत्व राज्य के औसत घनत्व 200 से अधिक है। बात करते हैं जिले में, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 595 है किलोमीटर है और वह जैसलमेर जिले का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश भी कहते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ में लगभग 3.56 करोड़ पुरुष, 51.86% तथा 3.30 करोड़ स्त्रियां 48.14% है और राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे 928 स्त्रियां हैं, जो राष्ट्रीय औसत 940 से 12 कम है। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात में राजस्थान 21वें स्थान पर है। भारत में केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों की स्त्रियां पुरुषों के अनुपात में कम है और राजस्थान में डूंगरपुर जिले का अनुपात सर्वाधिक है जो 994 है। 2011 में राज्य में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के 888 रहा। इसमें गिरावट का प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या होना है। बात आती है राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण कौन कौन से है, ध्यान से देखना। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार होना और इसके कारण पुत्रों को प्राथमिकता अधिक दी जाती है। दूसरा बाल विवाह है। तीसरा कन्या भ्रूण हत्या तथा दहेज हत्या। इस प्रकार इन कारणों के माध्यम से लिंगानुपात में गिरावट आई है। बात आती है साक्षरता की, तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या जो किसी एक भाषा को पढ़ लिख सकती है क्या कहलाती है? साक्षर कहलाती है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों की आर्थिक विकास का स्तर, नगरीयकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकारी नीतियां प्रमुख है। 2011 में भारत की साक्षरता 77.04% रही, जबकि राजस्थान का औसत साक्षरता 67.06% रहा है। देश के केवल 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं बिहार में साक्षरता दर राजस्थान से कम है। राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। 2011 में पुरुष साक्षरता 79.2% तथा महिला साक्षरता 51.1% है। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा, जहां 76.60% लोग साक्षर है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है, जहां पर 54.9%। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर जिले में 10.9% की हुई थी, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। उसके बाद में आता है जनजातियां। जनजातियों की बात करें तो जनजातियों को वनवासी, गिरिजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान, सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति होती है। जनजातियां मुख्यतः पहाड़ों, पठारों, जंगलों व वन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। वनोत्पाद व आखेट तथा आदिम कृषि व पशुपालन जनजातियों की आजीविका के साधन है। राजस्थान में जनजातियों की कुल संख्या 92.939 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 13.18% है। राजस्थान का जनजाति के लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत में 6ठा स्थान है और राज्य की सर्वाधिक जनजातियां जनसंख्या उदयपुर जिले में 15.25 लाख है। राजस्थान की जनजातियों का 95% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। मीणा, भील,
गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी आदि राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। राज्य के पूर्वी मैदानी व पेठारी क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है, जबकि दक्षिणी अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। सिरोही, पाली व उदयपुर जिले में गरासिया, बारा की शाहबाद में, किशनगंज तहसील में सहरिया, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार इन जनजातियों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में निवास करती है। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि मानव समूह प्राय शहरी समाज से दूर जंगलों, दुर्गम पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी जीवन शैली प्रकृति के निकट होती है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, संस्कृति अलग होती है, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप एवं सामाजिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाज से अलग करता है। ये पुराने ढंग की आर्थिक क्रियाएं जैसे वन, कंद, मूल, फल संग्रह, नदियों से मछलियां पकड़ना, घने जंगलों में से पशुओं का शिकार करना, स्थानांतरित कृषि, मजदूरी आदि से जीवन यापन करते हैं। इसलिए उसकी और विशेषताएं देखें तो आगे आता है, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग विशेषताएं बताते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मीणा जनजाति। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का प्रथम स्थान है, जो मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर जिले में निवास करती है। राज्य की जनजाति में सबसे संपन्न तथा शिक्षित जनजाति मीणा है। मीणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मछली। अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले के भूभाग में मीणाओं की अधिकता प्राचीन काल से होने के कारण इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी जयपुर जिले में है। मीणाओं के प्रमुख रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं। एक आपका आता है जमींदार मीणा, दूसरा आता है चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा राज्य के खजाने की सुरक्षा करने वाली और चौकीदार मीणा खेती व पशुपालन का कार्य करने वाले। यहाँ पर थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, ध्यान रखना इनमें। जो चौकीदार मीणा है वो राजकीय कार्य करते हैं और जो जमींदार मीणा है वो खेती कार्य का कार्य करते हैं। मीणा जनजाति के गुरु आचार्य मुनि मगन सागर है। इनके द्वारा रचित मीणा पुराण मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है। मीणाओं के कुल देवता भूरिया बाबा गौतमेश्वर है, जिनका मेला अरनोद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। जबकि जीण माता रेवासा शिखर मीणाओं की कुल देवी है। जीण माता का मेला नवरात्रों में भरता है। सामाजिक जीवन इनका देखें तो मीणा जनजाति में विवाह संबंधों, नातेदारी प्रथा तथा रक्त संबंध को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में मीणा जनजाति में ब्रह्म तथा गंधर्व विवाह का प्रचलन था। मीणा जाति में पुत्रियों का विवाह कम उम्र में कर देते हैं, परंतु गौण विवाह योग्य आयु होने पर ही किया जाता है। मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है तथा परिवार पितृस्तात्मक होते हैं। प्रचलित प्रथाएं देखें तो नाता प्रथा। इस प्रथा में विवाहित स्त्री अपने पति व बच्चों को दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है। छेड़ा पाड़ना यह एक प्रकार से तलाक करता है, जिसके अंतर्गत पुरुष नई साड़ी के पल्लू में रुपए बांधकर उसे चौड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देता है। झगड़ा राशि जब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगाकर ले जाता है तो झगड़ा राज्य के रूप में उसे जुर्माना चुकाना होता है, जिसका निर्धारण पंचायत द्वारा किया जाता है। मीणाओं में सामाजिक नियंत्रण में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंचायत के 4 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत और 84 पंचायत। 84 पंचायत सबसे बड़ी पंचायतें होती है। इन पंचायतों के माध्यम से सामाजिक झगड़ों, नाता, विवाह, तलाक, चरित्रहीन आदि झगड़ों को सुलझाया जाता है। मीणाओं में गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। उसके बाद में इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगला बिंदु हमारा आता है
महावीर जी, सवाई माधोपुर के गणेश जी मंदिर तथा सीकर में रेवासा के जीण माता के मंदिर में मीणाओं के मेले लगते हैं। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ा और डूंगरपुर में नेजा नृत्य किया जाता है। मीणा पुरुष धोती और कमीज पहनते हैं तथा सिर पर सापा बांधते हैं। स्त्रियां घाघरा, कांतली, ओढ़नी का प्रयोग करती है। मीणा स्त्री और पुरुष गोदना गुदवाना, टैटू बनवाना पसंद करते हैं। अन्य जनजातियों की तुलना में आरक्षण सुविधा का सर्वाधिक लाभ मीणा जनजाति ने उठाया है, जो बड़ी प्रशासनिक पदों, शिक्षक, पुलिस, सेना आदि सेवा में पदस्थापित हुए हैं। अर्थव्यवस्था यदि इनकी देखें तो मीणा प्रधानता कृषक वर्ग है, जो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन है। बात करते हैं भील जनजाति की। तो भील जनजाति राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का दूसरा स्थान है। भील जनजाति का मूल स्थान भोमट प्रदेश उदयपुर है। भील मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा यानी सर्वाधिक डूंगरपुर, उदयपुर जिले में निवास करते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये भीली व बागड़ी भाषा बोलते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह पितृस्थात्मक, आर्थिक रूप से कृषक तथा परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। कर्नल टोड ने भी भीलों को वनपुत्र तथा टोलमी ने फिलाइट यानी तीरंदाज कहा है। भील शब्द बिल्लू से बना है, जिसका अर्थ है तीर कमान रखने वाले। भील के निवास क्षेत्र उबड़ खाबड़ वनाच्छादित क्षेत्र हैं। ये पहाड़ियों पर छितरे रूप से रहते हैं। भीलों के मकान बांस व लकड़ी के बने होते हैं। घरों को कू या टापरा कहते हैं। मकानों की छत खपरेल की बनी होती है और ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे, तो भीलों के जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे कि भीलों में पितृवंशीय गोत्र होते हैं, जिन्हें अटक कहा जाता है। भीलों में विवाह रक्त संबंध को छोड़कर किया जाता है और भीलों में कई प्रकार के विवाह प्रचलित है, जिनमें प्रमुख है आपका मोरबंदिया विवाह, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होने वाला विवाह, और अपहरण विवाह, वधु मूल्य देने से बचने के लिए कन्या का अपहरण किया जाता है और उसका अपहरण करके उससे विवाह करना होता है। गोल गादेड़ो विवाह प्रथा, युवक साहस और वीरता से शादी हेतु अपनी पसंद की युवती का चुनाव करता है। उसके बाद में देवर विवाह, स्त्री अपने पति के छोटे भाई से पुनः शादी कर लेती है। ये प्राय विधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बात आती है विनिमय या क्रय या दापा विवाह की, तो वर द्वारा वधु का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह है। उसके बाद में आता है सेवा विवाह। शादी से पूर्व लड़का अपने भावी सास ससुर को सेवा करता है। हट विवाह, लड़का लड़की द्वारा भागकर किया जाने वाला विवाह हट विवाह कहलाता है। भगोरिया उत्सव, इसमें भील अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ये भगोरिया उत्सव के अंतर्गत आता है। बात आती है प्रथाएं की, तो बराड़ी यह भीलों की लोक देवी है, जिसका भित्ति चित्र विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। उसके बाद में हाथी वेडो, ये विवाह प्रथा जिसमें पीपल या सागवान के वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसमें वर को हरण व वधु को लाडी कहते हैं। उसके बाद में आता है मोताना, लड़ाई झगड़े में किसी की मृत्यु होने पर उसके बदले सजा के रूप में वसूले गए रुपए मोताना कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मोताना। भीलों में संयुक्त परिवारों की तुलना में एकांकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। भीलों में गांव के मुखिया को गमेती, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फल्ला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। भील समुदाय का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रति वर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर डूंगरपुर स्थान पर इसका मेला भरता है। भील समाज पवित्र स्नान, शिव पूजा व पुण्य कमाने के लिए गणेश्वर धाम पर
एकत्रित होते हैं। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है, जिसे भीलों का कुंभ कहते हैं। गौरी एवं घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। श्रवण मास में पार्वती की पूजन का गौरी पर्व भीलों का विशिष्ट उत्सव है। सुवटिया भील स्त्रियों द्वारा तथा हमसिडो स्त्री पुरुष युगल रूप में भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत है। भील पुरुष प्राय कमीज या अंगरखी तथा तंग धोती यानी टेपाडा व साधारण धोती फालू पहनते हैं और सिर पर सापा जिसे पोत्या कहते हैं वो पहनते हैं, और स्त्रियों के पहनावे में घाघरा, लुगड़ी व चोली शामिल है। लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी तथा दुल्हन की पीले रंग की साड़ी को पीरिया, लाल व काले रंग का घाघरा कदाबू कहलाता है। और भील पुरुष और महिलाएं चांदी, पीतल, गिल्ट आदि धातु के आभूषण पहना करती है। अर्थव्यवस्था इनकी देखें तो आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत गरीब है। ये लोग घुमकड़ स्वभाव के होते हैं। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को चीमाता व मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दजिया कहते हैं। इस प्रकार अगली जनजाति आती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति की बात करें तो राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया है। सिरोही आबू रोड का भाकर क्षेत्र गरासिया का मूल प्रदेश माना जाता है। पाली व उदयपुर के गोगुंदा तथा कोटड़ा तहसील में भी गरासिया जनजातियों के लोग रहते हैं। राजपूतों के आगमन से पूर्व गरासिया सिरोही, पिंडवाड़ा व आबू रोड के पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य करते थे। गरासियों के गांव पहाड़ियों पर दूर दूर छितरे हुए पाए जाते हैं। इनके घर घेर तथा गांव फालिया कहलाते हैं। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के परिवार निवास किया करते हैं। इस प्रकार इनका गांव अलग अलग रूपों में पाया जाता है। सामाजिक जीवन शैली इनकी देखें तो गरासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। कौन कौन से? पहला मोर बांधिया जिसमें फेरे होते हैं। दूसरा पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं। तीसरा ताड़ना विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। उसके बाद में गरासिया समाज के लोग एकांकी परिवार के रूप में रहते हैं। परिवार का मुखिया पिता होता है। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। और सामाजिक परिवार की दृष्टि से गरासिया 3 वर्गों में बंटे हुए हैं। पहला है जिसमें मोटी नियात वाला, दूसरा नेनकी नियात वाला और तीसरा निचली नियात वाला। इस प्रकार 3 भागों में ये बंटे हुए हैं। गरासियों के बड़े मेले मनखारो मेलों के नाम से प्रसिद्ध है, जो गुजरात के चेपानी क्षेत्र में बढ़ता है। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, वैशाख कृष्णा पंचमी को गोगुंदा का गणगौर मेला इनके प्रमुख मेले हैं। गरासिया युवक मेलों में अपने जीवन साथी का भी चयन करते हैं। वालर, गरबा, गेर, मोरिया व गोर गरासिया के मुख्य नृत्य हैं। ये नृत्य करते समय आनंद में डूब जाते हैं। इनकी बोली में गुजराती, भीली, मेवाड़ी तथा मारवाड़ी का मिश्रण है। गरासिया लोग शिव, भैरव व माँ दुर्गा के उपासक होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था देखें तो गरासिया जनजाति के अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटना, कंद मूल एकत्रित करना उस पर आधारित है। हरी बावरी गरासिया द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को कहते हैं। ये लोग अनाज का संग्रहण सोहरी यानी कोठी के अंदर करते हैं। सोहरी कोठी का ही नाम होता है। सहरिया जनजाति की यदि हम बात करें तो सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया। राज्य के 98% सहरिया 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करते हैं। बात करते हैं सहरिया। फारसी भाषा के शब्द शहर से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। सहरिया जनजाति के घरों को टापरी व टोपा कहते हैं। टापरी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस की बनी होती है। टोपा घने जंगलों में पेड़ों पर या बलियों पर बने मकान को कहते हैं। इनकी छोटी बस्तियां शहराना तथा गांव शहरोल में कहलाते हैं। सहरिया जनजाति
में एकांकी परिवार पाए जाते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा का रिवाज है। नाता प्रथा भी प्रचलित है। सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। बारां जिले में केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में लगने वाला मेला इसका पवित्र स्थान है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ये वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। ये लोग धोती कमीज व सापा व स्त्रियों घाघरा लुगड़ी और लंबी बाह का कमीज पहनती है। सहरिया लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वन उत्पादन व स्थानांतरित कृषि माना जाता है। ये स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। बात आती है डामोर जनजाति की, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले में बसी हुई सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं। डामोर लोगों को डामरिया भी कहते हैं। परिवार का मुखिया पिता होता है। डामोर समुदाय में पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं। डामोर जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधु मूल्य होता है। छेला बावजी तथा ग्यारस की रेवाड़ी के डामोर के दो प्रमुख मेले होते हैं। ये लोग प्रधानतः कृषक होते हैं तथा मक्का व चावल की खेती किया करते हैं। आगे आती है कथोड़ी जनजाति। उदयपुर के कोटड़ा, जाडोल, सराडा पंचायत समिति में निवास करते हैं। खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण ये कथोड़ी कहलाते हैं। उसके बाद में कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। यह चोरी व अपराध के लिए कुख्यात है। उसके बाद में ये लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु दरवाजे नहीं होते। कंजर जनजाति की कुल देवी चौथ माता है। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है, जिन्हें कंजर जनजाति का कुंभ कहते हैं। कंजर महिलाएं नाचने गाने में प्रवीण होती है। चक्री नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। सांसी जनजाति की बात करें तो मुख्यतः भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। उसके बाद में अगली कड़ी में देखते हैं कि जनजातियों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, पहला प्रभाव यह है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण क्षेत्रों में कमी आई और जिसका इनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसके बाद में बात आती है घटती कृषि उत्पादकता से इनकी अर्थव्यवस्था सरमरा गई है। उसके बाद में बात आती है सीमित कृषि भूमि तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण इन्हें शहरों की ओर मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, जहां इनका आर्थिक शोषण होता है। उसके बाद में बात आती है शहरी संपर्क के कारण इनके खान पान, पहनावे व आवास में भारी बदलाव आया है। बात करते हैं वर्तमान में शिक्षा के प्रसार की वजह से इनमें जागरूकता आई है। ये लोग सरकारी सेवाओं में आने लगे हैं। जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र टाडा, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा, शहरिया विकास कार्यक्रम, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, रूख बाइला वृक्ष मित्र आदि प्रमुखता से चलाए जा रहे हैं। उसके बाद में इसी कड़ी में देखते हुए आगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।